सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई सदस्य हमारे कक्षा में नियमित रूप से भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दिया गया है, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की विषय वस्तु। आज की विषय वस्तु है कि वर्ग कुंडली क्या है। आज की विषय वस्तु है कि वर्ग कुंडली क्या है, वर्ग कुंडली कितने होते हैं, वर्ग कुंडली से फलादेश कैसे करते हैं। मुख्यतः आज की विषय वस्तु यही है। हम लोगों के द्वारा यह एक नई कक्षा का जो शुभारंभ हुआ है। इस कक्षा में हम लोग प्रायः सभी वर्ग कुंडलियां, जैसे खोडस वर्ग कुंडली है, सभी वर्ग कुंडलियों का हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इस वर्ग कुंडली की आज यह पहली कक्षा है। पहली कक्षा जो होती है वह कुछ न कुछ विशेष विषय वस्तुओं को समेटे हुए होती है। आने वाले सभी कक्षाओं का जड़ विषय वस्तु प्रारंभिक कक्षा ही होती है। जैसे कि हम कोई भी पुस्तक हम लोग खरीदते हैं या लाते हैं या मिलती है, पढ़ते हैं, तो पुस्तक के अंदर में क्या लिखा हुआ है वह सभी का सारांश विषय सूची से देखने को मिल जाता है कि जितने टॉपिक विषय सूची में होते हैं ठीक उसी प्रकार के वो होते हैं। तो हम लोगों को वर्ग कुंडली का उपयोग करना चाहिए। खास करके वर्ग कुंडली क्या है इस पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन क्यों करें। मान लिया जाए उदाहरण तौर पर कोई भी लग्न सामान्यतः 2 घंटे का होता है। कुछ लग्न छोटे भी होते हैं अवधि में, कुछ बड़े भी होते हैं। औसतन लोग 2 घंटे मानता है, हम भी मानते हैं, क्योंकि एक सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय के बीच में एक अहोरात्र 60 घटी का होता है या 24 घंटे का, दोनों एक ही बातें हैं। और इन दोनों में 12 लग्न पूरे व्यतीत होते हैं। तो 24 घंटे 12 लग्न, औसतन 24 में 12 से भाग देते हैं, 2 से भागफल आता है, तो औसतन हम लोग कह देते हैं। अब मान लीजिए कि केवल लग्न कुंडली को ही आधार मानकर हम लोग अगर फलादेश करते हैं, मान लिया कि कोई लग्न 10 बजे से शुरू हुआ 12 बजे तक हुआ औसतन, किसी का जन्म 10:30 बजे हुआ, किसी का जन्म 11:30 बजे हुआ, दोनों के एक ही हो गए, ग्रहों की स्थितियां एक ही होंगी, क्या दोनों के जनजीवन एक ही प्रकार के होंगे? तो नहीं, अलग अलग हो जाएंगे। लग्न का अंश अलग हो जाएगा। 30 अंशों से लेकर 0 अंश से लेकर 30 अंश, यानी कि 10 बजे से 0 से शुरू हुआ, 12 बजे तक 30 अंश तक हुआ। अब यहाँ पर 10-30 है, 10-30 है, तो लगभग यहाँ पर कितने अंश हो गए? लगभग 7 अंश के हो गए। यहाँ पर ये 11:30 बजे, तो अगर इसी को आधार मानते हैं तो क्या हुआ? लगभग 22 अंश के आसपास में हो जाएगा। लगभग 22 अंश। अंश बदल गए, लग्न के गुण धर्म सभी बदल गए, ग्रहों के भी अंश बदल जाते हैं। यह जो वर्ग कुंडली है, वर्ग कुंडली लग्न कुंडली का ही एक प्रारूप है, दूसरा छोटा सा। जितनी वर्ग कुंडलियां हैं सभी वर्ग कुंडलियों की जननी लग्न कुंडली ही मानी जाती है। हम लोग के पास में मोबाइल है, मोबाइल में ढेर सारे ऐप होते हैं। ढेर सारे ऐप असंख्य हो सकते हैं, जितने मोबाइल की कैपेसिटी है उस लायक ऐप हो सकते हैं। मोबाइल है, सभी ऐप हम लोग देखते हैं। तो ऐप देखने से यह पता चल जाता है कि इस ऐप में क्या है, इस ऐप में क्या है, इस ऐप में क्या है। परंतु उस ऐप पर जब हम क्लिक करते हैं तो पता चलता है कि उसके अंदर में क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या चीज है, नहीं है। विशेष रूप से पता तो उस ऐप में चलता है। ठीक उसी प्रकार अगर यह कुंडली का 10म भाव है, यह कर्म भाव हुआ। कर्म भाव की बात करें तो यह सूक्ष्म रूप है।
इसी दसम भाव का इसी दसम भाव का विस्तृत कुंडली जो होती है, वह कुंडली कौन सी होती है? तो दशमांश कुंडली होता है। इसी दसम भाव का यह विस्तृत कुंडली हो गया। यहाँ से विशेष रूप से हम लोग चर्चा कर लेते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। तो वर्ग कुंडली क्या है? अब मान लिया कि किसी के दाम्पत्य जीवन का ही थोड़ा देखना है, तो कुंडली के सातवां भाव। तो सातवां भाव यह सूक्ष्म रूप है। अगर इसी की विस्तृत बात की जाए तो D9, जिसे नवांश कुंडली कहा जाता है। यह नवांश कुंडली ग्रहों के लग्न के अंशों के अनुरूप निर्धारित होते हैं। कि दशमांश कुंडली का, नवमांश कुंडली का, दृष्टांत कुंडली का, जितनी भी कुंडलियां हैं सब हम लोग चर्चा कर लेंगे उसके ये लग्न कौन से होंगे। ये कोई जरूरत नहीं है कि जो लग्न कुंडली में अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है, तो अन्य वर्ग कुंडलियों में भी मिथुन ही हो। ये कोई जरूरी नहीं है। या किसी में मिथुन लग्न नहीं हो सकता, या अधिकांशतः में मिथुन लग्न हो सकते हैं। वह तो लग्न के अंशों पर निर्भर करता है कि हम कौन सी वर कुंडली बना रहे हैं या किस वर कुंडली की आवश्यकता है, तो लग्न में कौन सा। खास करके युवा बच्चों के फलादेश में वर कुंडलियों का बहुत बड़ा अहम योगदान हो जाता है। अगर यही एक लग्न हो गया, जैसे कि 10:30 बजे एक व्यक्ति का जन्म हुआ, दूसरे का 11:30 बजे हुआ, तो क्या लग्न एक ही है? ग्रहों की लग्न कुंडली में स्थितियां एक ही है ग्रहों की? तो क्या दोनों का भाग्य एक ही जैसा होगा? तो नहीं। इन्हीं सबों का समाधान वर्ग कुंडलियों में देखने को मिलता है। जन्म कुंडली तो मुख्य कुंडली होती ही है, जिसे हमने अभी कुछ क्षण पहले कहा कि सभी वर्ग कुंडलियों की जननी माता लग्न कुंडली ही है। लग्न के अंशों से यह निर्धारित हो जाता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पूर्व में कहा। अब यहाँ पर एक फोटो दिखलाई दे रहा है। हम आज ये पढ़ रहे थे सरावली पुस्तक। यह सरावली पुस्तक के पृष्ठ संख्या 5 का है पन्ना। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है, हम और पुस्तक का पन्ना बढ़ा देते हैं। यहाँ पर लिखा गया है भावनाधिपति। भावनाधिपति यानी कि भवन के अधिपति, यानी कि भाव के अधिपति भावेश। समस्तम यानी कि पूरा। जातक विहितम। विचिंतयेन। विचिंतयेन मतिमान। अब भावनाधिपति कौन होंगे? सभी तो ग्रह ही भावेश बनते हैं। सभी ग्रह ही तो भावेश बनते हैं ना। शायद जी हमारी अब। गुरुदेव। हाँ। जी गुरुजी। हाँ, भावनाधिपति यानी कि सभी भावेश। सभी भावेश। तो जितने भावेश होते हैं वह किसी न किसी राशि में तो है, चाहे वह किसी भी भाव के हो। समस्तम यानी कि पूरे। विचिंतयेन मतिमान, इसका हिंदी भी एभिर विना न सक्यम। पद पदम अपि गंतु महाशास्त्र। यहाँ पर पद्मपि है, पदम अपि, पद्मपि गंतु महाशास्त्र है। कि इनकी शक्तियों को, इनकी महत्ता को जब तक हम लोग पूरा नहीं समझेंगे, एक कदम भी आगे हम लोग नहीं चल सकते। इसके स्पष्ट हिंदी में भी लिखा गया है कि होरा शास्त्र में भावनादीप दीप की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भावेशों की जानकारी के प्रभाव में दैवज्ञ फलादेश रूपी महाशास्त्र में एक कदम भी चलने में समर्थ नहीं हो सकता। यह नौमांस कुंडली जो बनी हुई है, यह नौमांस सारणी यहाँ से, यह सरावली पुस्तक के पृष्ठ संख्या 5 का यह 12वां श्लोक है।
अब हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। तो आशा करते हैं कि वर कुंडली क्या है, इस बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा, और कुछ बातें और भी हैं, जो चर्चा कर लेना आवश्यक है। चूँकि यह पहली कक्षा है हम लोगों की वर कुंडलियों की, तो विशेष रूप से चर्चा होनी भी चाहिए। यदि कोई कक्षा में नया है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया है, यहाँ से भी शामिल हो सकते हैं। यदि यह कक्षा आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों के पास में भी शेयर कर सकते हैं। अब जो वहां पे बतलाया गया है, जो अभी हम लोगों ने शरावली पुस्तक पढ़ी, जो हम लोगों ने शरावली पुस्तक अभी जो पढ़ा हम लोगों ने, तो वहां कहा जा रहा है कि ग्रहों के बल। तो जीवन में प्रश्न ढेर सारे होते हैं, जीवन में प्रश्न ढेर सारे होते हैं, और एक ही ग्रह कई कई आपके प्रश्नों के कारक बन जाते हैं या सहयोगी बन जाते हैं। हमारे जीवन में असंख्य प्रकार के काम करते हैं, और ग्रह कितने हैं? 9 ही तो हैं। तो इन असंख्य कार्यों को 9, मात्र 9 ग्रह ही करते हैं, तो एक ग्रहों के पास में कई कई दायित्व हो जाते हैं। दायित्व हो जाते हैं कि नहीं, दायित्व हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग लग्न कुंडली पर जब फलादेश करते हैं, तो वहां भी हम लोग कहते हैं कि यह ग्रह ऐसे से ऐसे है, तो यह विवाह के लिए ठीक नहीं है, परंतु विद्या के लिए अच्छे हैं। यह विद्या के लिए ठीक नहीं है, परंतु आय के लिए अच्छा है। व्यक्ति के पास में विद्या कम होगी, आय अच्छा हो जाएगा। आय के लिए अच्छा हो गया, विवाह के लिए खराब हो गया। वाणी के लिए ठीक नहीं है, परंतु ज्ञान के लिए अच्छा है। ऐसे ऐसे होते हैं, सूत्र बन जाते हैं कि नहीं बनते हैं कुंडलियों में? बनते हैं गुरुदेव। इससे स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि एक ग्रह कभी किसी विषय वस्तु के लिए अच्छे फल देते हैं, किसी विषय वस्तु के लिए बुरे फल देते हैं। तो हम कैसे समझें कि कौन से ग्रह किस विषय वस्तु के लिए अच्छे फल देने वाले हैं? तो वह ग्रहों के अंश पर निर्भर करता है कि ग्रह कितने अंश का है और किस राशि में है, और वहीं किस वर्ग में है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग एक 9 मांस का चक्र बना लेते हैं, थोड़ा सा 9 भाग करके समझते हैं। अब यदि यह एक राशि हो गया, तो यह 30 अंशों का है। अगर कोई ग्रह 9 अंशों का है, तो वह पहले अंश में नहीं है, दूसरे अंश में नहीं है, यहाँ अब तीसरे अंश में आ गया, क्योंकि तीसरा अंश 640 से लेकर 10 अंशों तक का होता है। तो यह एक पूरे घर में एक इस कोने में है, तो इस कोने का जो प्रभाव होगा वही यह ग्रह देगा ज्यादा, या पूरे माहौल का दे देगा? अब इसको व्यक्ति स्वयं, हाँ, इसको व्यक्ति स्वयं अपने आप को एक महल में व्यवस्थित समझे कि हम एक महल में है, जिसमें 9 या 10 या 20 या 27 या 30 या 60 कमरे हैं। उसमें आपसे रोशनी निकल रही है, आपका ज्ञान निकल रहा है, आप वही कर रहे हैं, परंतु आपका प्रकाश, आपका ज्ञान, आपका प्रभाव जिस कमरे में है वहां पर ज्यादा होता है, या जिस प्रकार का कमरा है उस प्रकार के आपका मन मस्तिष्क हो जाएगा। न कि इस कमरे का गुण आपको मिलेगा, इस कमरे का गुण मिलेगा, नहीं, इसी कमरे का माहौल अच्छा होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही राशि के जितने कमरे हैं, मतलब एक भवन के जितने कमरे हैं, सभी का माहौल एक जैसे होगा, नहीं, अलग हो जाता है। तो जब अलग हो जाता है, आप ही के पास में मकान होंगे, है, आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि यदि आपके मकान में 4 कमरे हैं, तो चारों कमरों का माहौल अलग अलग है, स्थितियां अलग अलग है। जो जिस कमरे में रहता है वह उसका कमरा माना जाता है। ठीक उसी प्रकार मालिक तो एक ही है, जो आप हैं। तो यहां से भी कुछ समझ सकते हैं कि बर कुंडलियां क्या है, यह तो हम लोगों ने समझा। अब बर कुंडलियां कितने होते हैं? बर कुंडलियां सामान्यतः सभी शास्त्रों में
जो बतलाए गए हैं, जैसे बृहद पराशर होरा शास्त्र है चार ने भी, तो खोड़स बर कुंडलिया 16 बर कुंडली, कितने बर कुंडली? 16। 16। 16 बर कुंडली। 16 बर कुंडली में पहला कुंडली जो होता है, जिसे हम लोग लग्न कुंडली बोलते हैं, इसे सामान्यतः सभी चीजों का विचार किया जाता है। इसे मूल कुंडली कहा जाता है। जातक के लिए, जातक के जीवन से संबंधित सामान्यतः सभी चीजों का फलादेश लग्न कुंडली से किया जाता है, किया जा सकता है। यह एक अपने आप में परिपूर्ण कुंडली है। और कोई भी कुंडली, जैसा कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पहले कहा कि सभी वर्ग कुंडलियों की जननी लग्न ही है। उसके बाद में जो 16 वर्ग कुंडलियां हैं, उसमें दूसरी वर्ग कुंडली जो होती है वह होता है क्या, तो होरा कुंडली, जिसे हम लोग D2 भी कहते हैं। इसे धन कुंडली कहते हैं, इसे भाषा कुंडली कहते हैं, इसे परिवार कुंडली कहते हैं। यह कुंडली का, यह लग्न कुंडली के दूसरे भाव का विस्तृत रूप है। यह कुंडली लग्न कुंडली के दूसरे भाव का यह विस्तृत रूप है। अब यह कुंडली का देखा जाए दूसरा भाव है। इस दूसरे भाव का यह विस्तृत रूप D2 कुंडली या होरा कुंडली है। D2 यानी कि डिविजनल चार्ट सेकंड। होरा कुंडली हमारी पौराणिक शब्द है। इसके बाद में तीसरी कुंडली होती है, जिसे दृष्कान कुंडली कहते हैं। कौन सा कुंडली कहते हैं? दृष्कान कुंडली। दृष्कान कुंडली, इसे D3 कुंडली भी कहा जाता है। इस कुंडली से भाई बहन अपनी साहस, क्षमता इत्यादि के बारे में, ताकत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यह तीसरे कुंडली का विस्तृत रूप है। इसके बाद में चतुर्थांश कुंडली, जिसे D4 भी कहा जाता है। इस कुंडली से हम लोग अपने अचल संपत्ति, घर इत्यादि के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वैसे यह चौथे भाव का विस्तृत कुंडली है धन संपदा के मामले में। किस चीज के मामले में? धन संपदा के मामले में। माता के बारे में देखा जाए, उसके लिए अलग कुंडली है। उसे द्वादशांश कुंडली हम लोग आगे अभी पढ़ लेंगे। अभी क्रमबद्ध तरीके से, जैसे षोडश वर्ग कुंडलियों के बारे में बात की जाए गई है, तो क्रमबद्ध तरीके से हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद में D4 कुंडली के बाद में, यानी कि चतुर्थांश कुंडली के बाद में जो आता है वह सप्तमांश कुंडली आता है। D4 से क्या देखेंगे गुरुजी? चतुर्थांश कुंडली है, इससे हम लोग अचल संपत्ति, घर इत्यादि के बारे में देखते हैं। इसके बाद में यह सप्तमांश कुंडली है। सप्तमांश कुंडली हम संतान के बारे में देखते हैं। किस चीज के बारे में? संतान के बारे में। यह D5 कुंडली का, भले यह लग्न कुंडली के पंचम भाव का यह विस्तृत रूप है। इसे D7 कहा जाता है। लेकिन पंचम भाव से कई चीजों का विचार किया जाता है। पुत्र का भी, विद्या का भी, विवेकशीलता का भी, एवं धर्म के प्रति या मंत्र के प्रति साधना वगैरह का भी। उन चीजों के लिए अलग वर्ग कुंडलियां हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यह क्रमबद्ध तरीके से हम लोग जाने कि सप्तमांश कुंडली से संतान, पोता पोती, यानी कि संतान के संतान तक भी देखते हैं। इसके बाद में छठा वर्ग कुंडली जो होता है, उसे नवांश कहते हैं या नवमांश कुंडली।
नवांश कुंडली बहुत से विद्वान लोग कहते हैं, नवमांश भी कहते हैं या नवांश। इसे धर्म कुंडली भी कहा जाता है। नवमांश कुंडली को धर्म कुंडली भी कहा जाता है। इसे डिविजनल चार्ट ऑफ 9 कह सकते हैं, कहा जाता है। यह क्या है? यह 7वें भाव का यह विस्तृत कुंडली है। इससे ग्रहों का बल भी देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? तो यह 7वां भाव सहयोग का होता है। हम बार बार कहते हैं, वैसा कौन सा सहयोग जो हमारे जीवन के आखिरी क्षणों तक, जो सकारात्मक ढंग से अपने को कष्ट में रहते हुए भी हमें मदद करना चाहता है, हमारी ऊंचाइयों को देखने वाला होता है, हमारी ऊंचाइयों को देखकर वह प्रसन्न होता है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, वैसे व्यक्ति की यह कुंडली है। जीवन का वह रिश्ता जो सबसे अटूट है, वह इन परिभाषा के सभी दायरों को पूरा करता है। सहयोग का, जो हमने सहयोग के लिए ऊंचाइयों या और भी ढेर सारी बातें हमने पूरा की, वह जीवन के किस रिश्ते में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? पति या पत्नी। इसलिए पति पत्नी का भी विचार यहीं से किया जाता है, या यदि पति पत्नी का विचार यहीं से किया जाता है तो वही होते हैं जो हमारे, और इसके साथ ही सहयोग की भावना वाली बात है। तो जैसा हमारा सहयोग होता है, जैसा हमको सहयोग मिलता है, हमारे कार्य उसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाते हैं ऊपर। इसलिए इसे अनुपूरक कुंडली कहा जाता है, उपलब्धि कुंडली भी कहा जाता है। D9 से दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी कैसा होगा या हमारा भागीदार कैसा होगा, जीवन का भागीदार कैसा होगा इत्यादि। नवमांश कुंडली यह हुआ D7 का, यह विशेष कुंडली हो गई। इसके बाद में अभी तक 6 कुंडलियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, अभी 10 कुंडली और रह गए, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। D9 के बाद में, यानी कि नवमांश कुंडली के बाद में 7वीं कुंडली दशमांश कुंडली या दशांश कुंडली, दशमांश कहिए, दशांश कहिए, या डिविजनल 10 कहिए, डिविजनल चार्ट ऑफ 10, इसे दशमांश कुंडली कहते हैं। यह कुंडली के 10वें भाव का विस्तृत रूप है। यह हमारे कार्य जीवन या व्यवसायिक जीवन के बारे में यह विस्तृत रूप से यहाँ पे देखा जाता है। यह छोटा सा भाग का यह विस्तृत रूप है। 10वें भाव से जो हम अपने व्यवसायिक जीवन या नौकरी वाले जीवन, सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, पदोन्नति, या जहां उन्नति अच्छा है तो उन्नति, बरकुंडली खराब हो गई, 10वां भाव खराब है तो पद से अवनति। हमारे नौकरी किस स्टैंडर्ड का होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, हमारी व्यवसायिक स्थिति बड़ी होगी, छोटी होगी, दशमांश कुंडली से। इसके बाद में 8वें नंबर पर आता है द्वादशांश कुंडली। कौन सी कुंडली? द्वादशांश कुंडली D12। द्वादशांश कुंडली, इसे D12 भी कहा जाता है। ये द्वादशांश कुंडली कई भावों के समाहित मिश्रण से हो जाता है। यह द्वादशांश कुंडली हमारे पुण्य कर्मों का भी है, हमारे संस्कारों का भी है। द्वादशांश कुंडली से हम अपने माता पिता एवं पूर्व जन्म से संबंधित भी कुछ बातों की चर्चा हम लोग यहाँ से करते हैं, देखते हैं। यानी कि जीवन से पहले की स्थिति, माता के लिए 4था भाव, पिता के लिए 9वां भाव या 10वां भाव, और पूर्व जन्म के लिए 5वां भाव भी देखा जाता है। तो यह कई भावों का सम्मिलित मिश्रण सारांश पर हो जाता है। द्वादशांश कुंडली किसी एक भाव से संबंधित बात नहीं होती। अब प्रश्नों के ऊपर भी निर्भर करता है।
अब आते हैं द्वादशांश के बाद में नौवीं कुंडली को षोडशांश कुंडली कहते हैं। कौन सी कुंडली? षोडशांश कुंडली, जिसे D16 भी कहते हैं। यह कुंडली हमारे दूसरे भाव का भी विस्तृत रूप कहा जा सकता है। हालांकि दूसरे भाव का विस्तृत कुंडली होरा कुंडली है, जिसे D2 हम लोगों ने पूर्व में चला, और इस षोडशांश कुंडली में चौथे भाव का भी कुछ मिश्रित आ जाता है। षोडशांश कुंडली से हम लोग दूसरे भाव से चल संपत्ति के बारे में देखा जाता है, तो षोडशांश कुंडली से चल संपत्ति के बारे में भी देखा जाता है। एवं चौथे भाव से खुशी का विचार किया जाता है, सुख का विचार किया जाता है। जहां पे खुशी है वहीं पे सुख है। सुख और खुशी दोनों एक दूसरे के शब्द के बराबर या पूरक ही हैं या कुछ अंतर है? जी गुरुजी पूरक है। पूरक ही है। तो हम लोग यही षोडशांश कुंडली से चल संपत्ति एवं अपने जीवन के खुशी के बारे में जानते हैं। अब इसके बाद में आता है 10 नंबर, जिसे विषांश कुंडली कही जाती है। विषांश कुंडली को D20 कह सकते हैं। विषांश कुंडली से हम लोग आध्यात्मिकता, पूजा, पूजा इत्यादि पर चर्चा करते हैं। तो आध्यात्मिकता के लिए पंचम भाव, पूजा के लिए नवम भाव, या अब मंत्र सिद्धि का भाव तो पंचम ही है ना। मंत्र सिद्धि का भाव तो 5वां ही है, और नवम भाव पूजा का है। दोनों भाव एक दूसरे के पूरक है। विषांश कुंडली से हम लोग आध्यात्मिकता एवं पूजा आराधना से मिलने वाले फल के बारे में देखते हैं। इसके बाद में 11वां वर्ग कुंडली जो होता है, जिसे चतुर्विषांश कुंडली कहते हैं। D24 जिसे कहा जाता है, यह कई भावों का सम्मिश्रण वाला यह कुंडली हो जाता है। दूसरा D24 कुंडली, यह कई भावों का सम्माहित मिश्रण हो जाता है। इससे विद्या के बारे में हर प्रकार के विषय वस्तुओं को हम लोग देखते हैं कि हमारा ज्ञान कैसा होगा, हमारी शिक्षा कैसी होगी, शिक्षा में सफलताएं कैसी होगी। तो यह कुंडली के दूसरे भाव से जो हम लोग विद्या की निपुणता का विचार करते हैं, इसका पंचम भाव से बुद्धिमत्ता, नवम भाव से उच्च शिक्षा एवं सर्वोच्च शिक्षा, अष्टम भाव से पढ़ने में मन लगना नहीं लगना। यह कुंडली के इन भावों से, यानी कि दूसरा भाव विद्या की निपुणता, चौथा भाव पढ़ने में मन लगना न लगना, विवेकशीलता, उच्च शिक्षा, सर्वोच्च शिक्षा, ये 5 भाव हुए ना। इन पांचों भावों का सम्मिलित रूप से यह विस्तृत कुंडली होगा। यदि यहाँ पर 5 भाव है तो D24 कुंडली में 12 भाव है। बातें स्पष्ट हुई? गुरुजी। अब इसके बाद में जो 12वीं कुंडली होती है, उसे कहा जाता है सप्तविशांश कुंडली। सप्तविशांश, सप्तविशांश का हिंदी में, सप्तविंशति का हिंदी में क्या हो सकता है? 27। नक्षत्र कितने होते हैं? 27। 27। इसे नक्षत्र कुंडली भी कहे जाते हैं। इसे नक्षत्र कुंडली भी कहा जा सकता है। हमारा जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, उसी के अनुसार, उसके स्वामी के अनुसार, उस राशि, उस नक्षत्र में स्थिति के चंद्रमा के अनुसार हमारी शारीरिक बल, बुद्धि, विद्या, क्षमता इत्यादि होता है, मजबूत या कमजोर। तो इस सप्तविशांश कुंडली से शारीरिक क्षमता, ताकत या कमजोरियों के बारे में, हमारा शरीर कैसा होगा, अंदरूनी क्षमताएं कैसी होगी, बाह्य शक्तियां कैसी होंगी, इसके बारे में
सप्तविशांश कुंडली से हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने 12 कुंडलियों के बारे में चर्चा किया। तो जहां यह सप्तविशांश कुंडली शारीरिक क्षमता की बात आ गई, तो यह लग्न कुंडली भी तो वही है ना। लग्न से हम लोग विशेष रूप से क्या देखते हैं? शरीर के बारे में सभी चीज देखते हैं, शरीर की शारीरिक क्षमता के बारे में भी देखते हैं ना लग्न से। जी। तो हम कह सकते हैं कि यह लग्न कुंडली का, जहां शारीरिक क्षमता की बात लग्न से देखी जाती है, तो इस शारीरिक क्षमता के लिए जो विस्तृत कुंडली हो गई वह कौन सा हो गया? तो D27 यानी कि सप्तविशांश कुंडली हुआ। इसके बाद में भी और कुंडली रह गए। अभी तक तो 12 ही कुंडली हम लोगों ने पढ़े, 13, 14, 15, 16, 17 और 16 तक। तो और क्या? तो त्रिशांश कुंडली, यह अरिष्टों की कुंडली कही जाती है। त्रिशांश कुंडली अरिष्ट कुंडली को कहा जाता है, जिसे D13। अब कुंडली में जितने अरिष्ट चीज हैं, हमारे जीवन में क्या बुरा होना है, तो हम अरिष्ट कौन कौन से भाव देते हैं? जितने भाव देते हो उनका। छठा आठवां। ये सब चीज। इसके बाद में जो 14वीं कुंडली होती है, इसे क्या कहते हैं? खवेदांश कुंडली कहते हैं। या यह 40 हो गया, तो 40 को संस्कृत में क्या कहते हैं? चतवारी। हाँ, तो चतवारी कहते हैं, तो चतवारी सांस कह देंगे इस कुंडली को। जी। चतवारी सांस कुंडली या चतवारी सांस कुंडली जो होता है, हमारे जीवन के शुभ, सामान्य शुभ अशुभ बातों की चर्चा होती है। एक जो कुंडली होता है D45, जिसे अश्वेदांश कुंडली कहते हैं, इससे जीवन के बारे में, हमारा चरित्र कैसा होगा, हमारा आचरण कैसा होगा। अब ये जो है D13, तो हम लोगों ने समझ लिया किस चीज के लिए? अरिष्टों के लिए। यह सामान्य शुभता के लिए, कि हमारा जीवन में सामान्य शुभ अशुभ कैसा चीज होगा, तो वह भी तो लग्न, सामान्य शुभ अशुभ लग्न से ही देखते हैं। तो इसका यह विस्तृत कुंडली। D45 की जहां तक बात है, तो हमारा चरित्र आचरण कैसा होगा, जो लग्न से देखते हैं, तो उसके लिए यह विस्तृत कुंडली हो गया। और D16 भी होता है, जिसे खष्टयांश कहते हैं। यह बहुत सूक्ष्म कुंडली है, इससे सामान्य शुभ अशुभ प्रभाव देखते हैं। जब कोई व्यक्ति जुड़वा है, जुड़वा भाई है, तो वहां पे यह D16 कुंडली बहुत ही प्रभावी हो जाती है। यह जो 16 वर्ग कुंडलियां जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, यह सामान्यतः सभी जातक शास्त्रों में देखने को मिलता है। तो हम सभी इस सभी वर्ग कुंडलियों के बारे में पढ़ेंगे, परंतु कुछ वर्ग कुंडलियां ऐसी भी है जिसके बारे में सभी भावों का विस्तृत कुंडली तो हम लोगों ने पढ़ लिया। लग्न के बारे में, दूसरे भाव के बारे में, तीसरे भाव, चौथे भाव, पंचम भाव, सातवां भाव, नवम भाव, दसम भाव, या दो दशांश कुंडली, भाग्य दुर्भाग्य, ऐसा वो 12वां भाव, या अरिष्ट कुंडली हो गया तो यहाँ से 12वां, लेकिन वैसे माता पिता के लिए। लेकिन विस्तृत रूप से स्पेशली छठे भाव की भी कुंडली होती है, जो हम लोगों ने पढ़ा था, शायद पूर्व में याद हमें आ रहा है। 8वें भाव के लिए भी होती है, और हमारे बाबा हमेशा लाभ कुंडली बनाते थे और बहुत बल देते थे इस पर। और कर्ज वगैरह के लिए कर्ज कुंडली, कर्ज कुंडली छठे भाव का विस्तृत कुंडली है। लाभ कुंडली, आय कुंडली 11वें भाव का विस्तृत कुंडली। एक आयु कुंडली भी होती है, जो 8वें भाव का विस्तृत कुंडली है। तो आने वाले समयों में हम सभी इन सभी वर्ग कुंडलियों के विस्तृत रूप से सही ढंग से सकारात्मक हम लोग फलादेश करने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। और आज से कम अब कोई भी वीडियो कम से कम
3 महीने तक डिलीट नहीं की जाएगी। आप सभी एक वीडियो को कई कई बार देखें, नोट्स बनाएं, उस कुंडलियों को अपने कुंडली पर लगाकर देखें। कम से कम सप्ताह में 1 रोज अपने अकेले प्रैक्टिस जरूर करें। हम जानते हैं कि यहाँ पर हम सभी कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, हम सभी अभिभावक हैं, हम सबों के पास में दायित्व है। पुनरावृत्ति करने के पास के लिए हमारे पास में कोई समय नहीं। अब यहाँ पर फलादेश बरकुंडली कितने होते हैं, सामान्यतः हम लोगों ने चर्चा किया। और भी काफी कुंडली होते हैं। D72 कुंडली भी होती है, हमने सुना भी है, देखा भी है। वैसे कुंडलियों को उच्च बर कुंडली कहा जा सकता है। यदि समय मिलेगा तो उच्च बर कुंडली जितना हमें ज्ञात है, जिसके बारे में जानकारी है, हमने देखा है, तो हम अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर अपने ज्ञान को साझा करने का प्रयास अवश्य करेंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि बर कुंडलियों का फलादेश हम लोग कैसे करें, क्या माने बर कुंडलियों को। तो ज्यादा नियम नहीं है, कुछ ही तो नियम है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक कि बर कुंडली को भी, जिस बर कुंडली का फलादेश करें, उस बर कुंडली को लग्न कुंडली के नियमों से ही फलादेश करें। किस नियमों से? तो लग्न कुंडली के नियम से। दूसरा, बर कुंडली, जिस बर कुंडली से जीवन के इस विषय वस्तु का फलादेश किया जाता है, जिस बर कुंडली से जीवन के जिस विषय वस्तु का फलादेश किया जाता है, उस बर कुंडली में बनने वाले शुभ एवं अशुभ योग केवल जीवन के उसी क्षेत्र में परिलक्षित होते हैं जिस प्रश्न के लायक जो बर कुंडली होती है। यह अभी जो हमने दूसरा नंबर जो सूत्र बतलाया, आप लोगों ने समझा या नहीं समझा? एक बार पुनः गुरु जी। यदि किसी बर कुंडली में, जिस बर कुंडली में, अभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। हालांकि व्हाइट बोर्ड पर लिखना आसान नहीं होता, बड़ा कठोर काम है ये। जिस वर्ग कुंडली में कोई अच्छा या बुरा योग बनता है, उस योग का प्रभाव जीवन के उसी क्षेत्र में प्रभावी होता है, सभी क्षेत्र में नहीं। अब मान लिया जाए कि यही अगर नवमांश कुंडली है, तो अगर गुरु चंद्रमा की युति है तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुमधुर होगा, या इनके जो एकदम मित्र होंगे काफी क्लोजर होंगे, सच्चे मित्र होंगे। ये नहीं कि धन संपदा के लिए अच्छा हो गया, ये नहीं कि धन संपदा के लिए अच्छा होगा। अगर यही D24 कुंडली में है, भले D24 कुंडली में है, तो विद्या की शिखर तब लेकर जाएगा। अगर यही D10 कुंडली होता और गजकेसरी योग बना हुआ है, तो एक का एक आर्थिक उन्नति दर्शाता है, न कि विद्या के लिए दर्शाता, न कि दाम्पत्य जीवन के। सूत्र स्पष्ट हुआ?
जी गुरुदेव। अब इसके बाद में और भी बात है, बरकुंडलियों में भी दृष्टियां ली जाती है, बरकुंडलियों में भी दृष्टियां ली जाती है, लेकिन इसके दृष्टियों के कुछ नियम हैं, उस नियमों को हम लोगों को समझना चाहिए। अब ग्रहों के शुभता अशुभता के लिए तो बहुत से नियम हैं कि जो ग्रह जितने अधिक बरकुंडलियों में शुभ इस स्थान पर होते हैं, वे अत्यधिक शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। यह अलग विषय वस्तु है। सामान्यतः बरकुंडलियों में सिर्फ राशियां देखी जाती है कि ग्रह किस राशि में है, ग्रह किस राशि में है दृष्टियां नहीं ली जाती। परंतु बरकुंडलियों से संबंधित यदि प्रश्न हो, अगर यहीं इसी को नवमांश कुंडली मान लिया जाए और प्रश्न दाम्पत्य जीवन का है, तो यहाँ पर ग्रहों की दृष्टि दाम्पत्य जीवन के प्रश्नों के लिए आ जाएगा, दृष्टि लेंगे। लेकिन चूंकि यह अनुपूरक कुंडली है तो ग्रहों का बल देखा जाता है, तो यदि ग्रहों का बल देखने के लिए नवमांश कुंडली का उपयोग किया जाए तो वहां पे ग्रहों की दृष्टि नहीं ली जाएगी कि हाँ भाई केतु सूर्य से दृष्ट है, नहीं, केतु शनि से दृष्ट है, नहीं, यहाँ पर दृष्टि फिर नहीं ली जाएगी अगर बल देखा जाएगा तो। अब D10 है, तो यदि नौकरी व्यवसाय के बारे में फलादेश किया जाएगा तो ग्रहों की दृष्टि ली जाएगी। ग्रहों के बल को देखने के लिए दृष्टियों का उपयोग नहीं किया जाता। और इसमें भी दृष्टि जो हम लोग सामान्यतः जो हम लोगों ने पढ़ा है लघु पराशरी पुस्तक के अनुसार, पराशरी दृष्टि, वही दृष्टियों का उपयोग करते हैं। बरकुंडलियों से भी गोचर का इस्तेमाल होता है। बरकुंडलियों में भी अभी कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने स्थानांतरण से संबंधित कि स्थानांतरण के योग हैं या नहीं, उसमें भी, या कक्षा में उपस्थित काफी सदस्य ऐसे भी होंगे, कभी कभी हम लोग कुंडली फलादेश करते हैं तो वहां पर यह चर्चा करते हैं कि देखें कुंडली में ग्रहों के गोचर के हिसाब से भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि यह ग्रह गोचर में अभी इस नवमांश में है या इस जगह पे है, तो जब नवमांश परिवर्तन होगा तो यह फल हो सकते हैं। यानी कि गोचर में भी बरकुंडलियों का इस्तेमाल किया जाता है। आशा करते हैं कि आज का यह जो बरकुंडली की जो पहली कक्षा है आप लोगों को पसंद आया होगा, और हम आप लोगों से यह सुझाव भी देते हैं कि आप सभी क्लास से संबंधित जो भी रूटीन है उसको आप लोग याद रखें और उस रूटीन पर या उस विषय वस्तु पर आप लोग भी फॉलो करें। जैसे कि प्रत्येक सोमवार को हम लोगों का अभ्यास कक्षा आयोजित की जाती है, उसमें सभी सदस्य को अपने टूटे फूटे शब्दों में, चाहे वह भले गलती ही क्यों ना हो, त्रुटियां ही क्यों ना हो, अपनी बात को कम से कम एक दो सूत्र जरूर रखें। मंगलवार के दिन आयोजित होने के लिए वह आप लोगों की स्वेच्छा, आप लोगों के सुझाव के आधार पर क्लास होनी है। आप लोग सभी व्यक्ति प्रत्येक सप्ताह एक प्रश्न जरूर लिखें, भले ही उस विषय वस्तु पर क्लास हो या ना हो। आप अपने आप को ये ना समझे यदि हम तो एक ही क्लास है तो किसी एक ही विषय वस्तु पर आधारित कक्षा हो सकती है। कक्षा में सम्मिलित होने वाले लगभग 37-38 व्यक्ति हैं, यानी कि 35 सदस्य से अधिक है, 2-4 सदस्य हमेशा अनुपस्थित ही रहते हैं। तो 35 प्रश्न भी लिखे जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, हम 35 का उपयोग नहीं करें। कभी कभी एक ही कक्षा में कई प्रश्नों पर चर्चा की जा सकती है। यदि छोटे छोटे प्रश्न होंगे तो कई प्रश्नों को लेकर हम चर्चा कर सकते हैं। इससे एक प्रकार का लगन भी बढ़ता है। आप लोग अवश्य लिखें। बुधवार एवं गुरुवार को वैवाहिक जीवन पर आधारित कक्षा चल रही है। अभी कुछ कक्षा चलेगी, संतान पर भी कक्षा होना है, वो अभी होगा।
और यह शुक्रवार एवं शनिवार को एक क्रमबद्ध तरीके से हम लोग सभी वर्ग कुंडलियों की पुनरावृत्ति करेंगे या अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में भी आया होगा। और जी गुरुजी। यदि किसी सदस्य को आज की कक्षा के बारे में किसी भी प्रकार का सुझाव देना हो, वह वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हैं, या यदि आप हमारे समूह में हैं तो आप समूह में भी लिख सकते हैं। और आज की कक्षा अब हम यहीं पे स्थगित करते हैं।